नमस्कार भी सभी को। हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। अभी जय माँ सरस्वती का नाम ले सभी। और क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? इकोनॉमिक्स। बातें नहीं भी। और इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक रहेगा मुद्रास्फीति में। मुद्रा स्फीति आज हमारा टॉपिक रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति आज हमारा टॉपिक रहेगा। मुद्रास्फीति में, मुद्रा स्फीति में, इन्फ्लेशन में। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब तो पीवाई लगाओगे तब पता चल जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। परंतु तुम्हें मेन क्या है, तुम्हें रट्टे नहीं मारने, उसको समझने की कोशिश करना है। क्वेश्चन वो कैसे घुमा सकता है। मुद्रास्फीति है, उसको समझना है। अभी मान लो अपनी लाइफ में, उसको एग्जाम्पल मैं दूंगी, उससे समझ के आपको ये बताना कि हाँ मुद्रास्फीति यही होती है। मुद्रास्फीति क्या है भी? ये महंगाई। क्या होता है इसका मीनिंग भी? महंगाई। महंगाई भी, इसका क्या मीनिंग होता है? महंगाई भी। क्या होती है मुद्रास्फीति? महंगाई भी। पहले समझ लो। वस्तुओं और कीमत, वस्तुओं और सेवाओं में, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही हो। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही हो, तो उसे क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। मान लो कोई भी वस्तु हो, कोई भी सेवा हो, और उसके जो प्राइस रेट बढ़ रहा हो कंटिन्यू, तो उसे क्या कहेंगे? मुद्रास्फीति कहेंगे। क्या कहेंगे? मुद्रास्फीति। समझ में आया भी? वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कंटिन्यू बढ़ रही हो तो उसे क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। लिख लो। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है। वस्तुओं और सेवाओं में की कीमतों में लगातार जो वृद्धि है वो क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। मुद्रास्फीति का मीनिंग समझ में आया भी? क्या है मुद्रास्फीति? हाँ जी, जिनकी कीमतें बढ़ रही है उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। एक ही पॉइंट है, की पॉइंट है इसका भी, कीमतों में उछाल आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे मान लो अभी हमारे यहाँ प्याज के रेट थोड़े दिन पहले हाई हुए पड़े थे ना, आलू के रेट, तो ये जो क्या होती है भी, उनमें इन्फ्लेशन आ जाती है। क्या आ जाती है? मुद्रास्फीति आ जाती है। तो मुद्रा जो स्फीति है ये कई प्रकार की बताई गई है। तुम्हारे एग्जाम में 99% अभी ना पूछे मुद्रास्फीति के प्रकार, परंतु मैं बताऊंगी जरूर, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, एक जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें ये आते हैं भी, रेंगती हुई मुद्रास्फीति, चलती हुई मुद्रास्फीति, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, कूदती हुई मुद्रास्फीति, अति मुद्रास्फीति। तो ये पॉइंट टू पॉइंट पूछे जाते हैं। तुम लिखने का कोशिश करना, उसको समझना। एग्जाम में तुम्हारे पूछे ना, 99% नहीं पूछी जाती, 1% हो सकता है। क्योंकि हो सकता है जो पेपर बना रहा हो वो इकोनॉमिक्स का टीचर हो, और उसे कह दे भी आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन डालने हैं तो वो डीपली दे दे। तो ये ध्यान रखना। तो मुद्रास्फीति के प्रकार लिखेंगे। मुद्रा स्फीति के प्रकार। बातें नहीं में बहुत सारी बातें करनी है, इतनी नहीं है मुद्रास्फीति। ये तो बस शुरुआत है छोटी सी। पहले इसके प्रकार लिख लो, आगे सही समझ में आएगी। मुद्रास्फीति के प्रकार होते हैं, फर्स्ट लिखो भी, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। रेंगती हुई
मुद्रास्फीति जो होती है अभी 0 से 3% होती है, 0 से 3% होती है। इसकी वेटेज दी गई है 0 से 3% होती है। रेंगना तो तुम सारे जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। जो बिल्कुल शॉर्टली रेंगता हुआ, जैसे कोई, जैसे कछुए की अगर बात करें, कछुए की चाल से जो चल रही है वो क्या है? कछुए और आपने खरगोश की कहानी सुनी होगी। जीत किसकी होती है? कछुए की होती है। खरगोश वाली क्या है? कूदती हुई मुद्रास्फीति है। तो इससे ध्यान रखना, कछुए वाली स्पीड से हम कहते हैं भी जीतता अंतिम में कछुआ ही है। तो सबसे बेस्ट अगर मानी गई है ना मुद्रास्फीति, कौन सी मुद्रास्फीति सबसे बेस्ट है? तो रेंगती हुई मुद्रास्फीति सबसे अच्छी होती है अर्थव्यवस्था के लिए। देख लो इसके पीछे, अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अच्छी मानी गई है। किसको? रेंगती हुई मुद्रास्फीति को। अर्थव्यवस्था के लिए किस मुद्रास्फीति को सबसे अच्छा माना गया है? रेंगती हुई मुद्रास्फीति। मान लो कोई वस्तुओं की कीमतें धीरे धीरे बढ़े तब भी ठीक होती, क्योंकि जो मान लो कोई भी व्यक्ति है जिनकी इनकम स्थिर है, मान लो 5,000 मिल रहे हैं किसी को मंथली, आज अगर प्याज का रेट है मान लो कल 10 था आज 50 हो जाए, तो जो 5,000 मिल रहा है क्या उसकी जो आय बढ़ गई? नहीं बढ़ पाई, क्योंकि उसकी आय बढ़ने में बहुत टाइम लगता है। भी हाँ, धीरे धीरे अगर 5 से 11 हो जाता है तो भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता है, भी कुछ अपनी बचते कम करके। अगर कोई बचा भी रहा होता है ना अपनी सैलरी से, तो वो कम करके एडजस्ट कर रहा है। मैंने ये आय का एग्जाम्पल दिया, कोई भी हो सकता है इसमें। तो मैंने तुम्हें बताया भी रेंगती हुई मुद्रास्फीति वो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी क्यों होती है? क्योंकि ये धीरे धीरे रेंगते हुए बढ़ती है। उसके बाद लिखो नेक्स्ट लिखो। और अगर पूछ लेना भी सबसे अच्छी मुद्रास्फीति कौन सी होती है, तो कौन सी होती है? रेंगती हुई। ठीक है, सेकंड लिखें, चलती हुई मुद्रास्फीति। चलते हुए मुद्रास्फीति, इसकी जो वेटेज रहती है वो 3% से 10% रहती है। इसकी जो वेटेज रहती है वो 3% से 10% रहती है। क्लियर में? उसके बाद लिखे नेक्स्ट, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। थर्ड पॉइंट लिखे, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति ये होती है भी 10 से 20%। 10 से 20%। उसके बाद लिखिए कूदती हुई मुद्रास्फीति। इसमें ये कूदती हुई मुद्रास्फीति वो है खरगोश वाली। ये जो होती है ये 20 से 100% के आसपास। जैसे आज के जो आलू प्याज के रेट बढ़ते हैं वो ये इस कूदती हुई मुद्रास्फीति में आते हैं। भी मान लो कल 10 थे, एकदम उनका भाव बढ़ जाता है, वो किस में आता है? कूदती हुई मुद्रास्फीति में आता है। तो ध्यान रखना, अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अच्छी जो मुद्रास्फीति मानी गई है वो रेंगती हुई मुद्रास्फीति मानी गई है। ये उनके टाइप बताए गए हैं, भी इतने % से उनमें वो बढ़ती जाती हैं। उसके बाद अगले लिखे 5th नंबर की अति मुद्रास्फीति। अति मुद्रास्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन में। ये जो है सबसे खतरनाक मानी गई, और ये कई देशों में है, पहले लिख लो फिर बताऊंगी। ये जो है इनका जो डिजिट होते हैं इनके 2 से, इनकी कोई लिमिट नहीं होती, 200 300 400% तक कोई लिमिट नहीं होती। ये मान लो अति का मात आ गई बात है, तो अति जैसे मान लो आसमान की बात करें तो हमें पता नहीं है भी कहां जाके समाप्त होना, तो ये अति कर जाती है भी। तो आपको एक पॉइंट से ध्यान रखना भी अति मुद्रास्फीति क्या, इसकी कोई लिमिट नहीं है। मान लो 100% तो आएगी, आप 100% से अति कर गई, तो ध्यान रखना, लिखने को लिख लो भी ये 100% से 100% से
मान लो जिनकी कोई लिमिट नहीं है, अंत नहीं है, 100% से ऊपर जाती है, वो अति मुद्रास्फीति में आती है। हो सकता है, मैंने 1% तुम्हें बताया है, भी 1% हो सकता है, ये आपसे पूछ ले, इसमें कोई औचित्य नहीं है, परंतु पूछेगा नहीं इतना मेरे को विश्वास है, क्योंकि ये नॉर्मल एग्जाम में नहीं पूछता। टीचिंग के आते हैं, इकोनॉमिक्स से आते हैं, तो उनमें ये बातें पूछी जाती है, तो ये ध्यान रखना। अति मुद्रास्फीति, ये जो पहली बार देखी गई अति मुद्रास्फीति लिखी में, पहली बार किस देश में लिखी गई? 1923 में, 23 में जर्मनी में, जर्मनी में देखी गई थी भी, या जर्मनी में अति मुद्रास्फीति पहली बार जो आई थी वो जर्मनी में 1923 में देखी गई थी भी, जिसमें अगर बात करें अफगानिस्तान की, हम अपने पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान में जहां भाई तबाल, वो क्या कहते हो, किनका, कौन है भाई पाकिस्तान में, किनका राज है? अरे उनको क्या कहते हो तुम? हाँ खाली ये तबा, नहीं ना रे, जो, दोबारा बोलो। हाँ तालिबान, सही है। तालिबान ने क्या कर रखा है, अफगानिस्तान को घेर रखा है। अभी वहां कोई सरकार नहीं चलती, तालिबान की चलती है, वो डिसाइड करते हैं। अभी पीछे मुद्दा चला था भी, अफगानिस्तान भारत का भी पड़ोसी देश है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान और हमारे भारत के बीच में कौन सी सीमा साझा करते हैं? किस रेखा का नाम क्या है? अफगानिस्तान और भारत के बीच डूरंड रेखा भी। अफगानिस्तान और भारत के बीच कौन सी रेखा है भी? डूरंड रेखा। एग्जाम में पूछा जाता है भी। और सबसे छोटी लगती है 80 किलोमीटर। क्या लगती है? 80 किलोमीटर। सबसे छोटी जो किसी देश के साथ सीमा साझा करता है ना, तो वो देश कौन सा है? अफगानिस्तान है भी। कौन सा है? अफगानिस्तान है, जिनको हम डूरंड रेखा से पढ़ते हैं भी। मैं दोबारा बता रही हूँ, भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा साझा करते हैं, वो सबसे छोटी अगर पूछे तो किस देश के साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। अफगानिस्तान में तबाली, जो उग्रवादी जो लोग हैं, उनका कब्जा हो गया है। वहां कोई सिस्टम सही नहीं चला। वहां जो वस्तुओं के वस्तु की जो कीमत है वो अनलिमिट है। वहां माचिस भी 100 रुपए की आ रही है, तो वहां कोई डिसाइड नहीं होता, वो अति होती है, वो तो जानबूझकर, मतलब इसका मुद्रास्फीति का अति भी होना, वो भी समझे पहले भी। मुद्रास्फीति जो अति होने का मीनिंग क्या है? मुद्रास्फीति, मान लो कोई वस्तु भी नहीं है मार्केट में, सोचो आलू भी हमारे पूरे फतेहाबाद में 10 किलो आलू हो, एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ, पूरे फतेहाबाद में 10 किलो आलू हो, और खाने वाले हम इतने लोग हैं, इतनी पॉपुलेशन है, तो आप बताएं उसके प्राइस कहाँ जा सकते हैं? तो उसके प्राइस आते ही होंगे ना, क्योंकि जो जिनके पास पैसे ज्यादा वही बोली लगाएगा, तो वही लेके जाएगा। तो उसको कहते हैं भी, जब वस्तुओं की क्या हो जाए, कमी हो जाए, वस्तुओं की क्या हो जाए, कमी हो जाए, उनकी भी क्या होती है, उनकी जो कीमतें हैं वो बहुत स्पीडली बढ़ती है। क्या बढ़ती है? बहुत स्पीडली उनकी कीमतों में चेंज होता है। तो अति होती है, क्योंकि अफगानिस्तान में अब उग्रवादी है भी, उनका राजपाट है, तो वहां वस्तुएं बन नहीं रहे, क्योंकि उद्योग धंधे नॉर्मल अब बंद हो गए, सप्लाई होना मुश्किल होगी भी, दूसरे देशों के साथ मिला के नहीं चलते, तो वो वस्तुओं की सप्लाई कहां से करेंगे? तो उनके पास क्या भी साधनों की कमी है, साधन कम है, खाने वाले ज्यादा है, तो वो पैसे क्या होंगे, उनके भी प्राइस बढ़ेंगे। तो वो होती है मुद्रास्फीति, मान लो अति मुद्रास्फीति। तो जो ये पहली बार देखी गई थी, या कहां देखी गई थी? जर्मनी में देखी गई। जर्मनी की राजधानी बता दो, क्या है जर्मनी की राजधानी? बर्लिन में। 1923 से एक हिस्ट्री का क्वेश्चन बनता है, मध्यकालीन हिस्ट्री का। 1923 में कोई बच्चा बता सकता है? 1923 में कांग्रेस अधिवेशन पहली बार गांव में हुआ था। 1923 में कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन तो सभी जानते हैं, जिनके 1885 में कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जो एओ अह्यूम के द्वारा की गई थी।
उसके बाद हर साल कंटिन्यू कांग्रेस की बैठक होती रहती थी, उनमें डिसाइड किया जाता था भी क्या क्या करना है, क्या क्या प्रोसेस। तो 1923 में एग्जाम में पूछ लिया गया भाई पहली कांग्रेस अधिवेशन बैठक जो गांव में की गई, इतना मैंने आपको बता दिया, गांव में पहली बार की गई थी जो 1923 में की गई। इतना और बता देती हूँ, महात्मा गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन की एक बार अध्यक्षता की थी, वो 1923 वाली की थी। अब बता दो वो गांव कौन सा था? 100%, 101 ही मान लो क्वेश्चन आता है। जो मैंने बोली वो बातें तो लिख लो। महात्मा गांधी ने 1923 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, कांग्रेस अधिवेशन की पहली बार महात्मा गांधी ने एक ही अध्यक्षता की थी भी कांग्रेस अधिवेशन की, वो भी कब की थी? 1923 में की थी। लिख लो गांव भी, बेलगांव। बेलगांव ये गुजरात का है भी। बेलगांव कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, गुजरात में। 1923 में कांग्रेस का जो अधिवेशन तो हर साल होते थे भाई, 23 वाला हुआ वो ऐसा एकमात्र अधिवेशन था कांग्रेस का जो गांव में हुआ। कौन से गांव में? बेल गांव में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी पहली बार? महात्मा गांधी ने की थी। अब अपनी जो बात थी उस पे आ जाओ भी, अति मुद्रास्फीति का मतलब समझ गए? जिनकी जहां क्या हो जाए, वस्तुओं की कमी हो जाए। और ये 23 वाली अगर घटना देखो तो उससे पहले क्या हो रहा था अभी? 1914 से 1918 के बीच में क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और उसका इफेक्ट देखने को मिला था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो इनमें इतनी जानलेवा हानि हुई थी, पर संपत्ति की भी इतनी हानि हुई कि उसका नुकसान पूरे ब्रह्मांड को, पूरी जो देश है सारे विश्व के, उनको झेलना पड़ा था। उसका जो देश लड़ रहे थे तो उन देशों में तो वस्तुओं की कमी होनी चाहिए, क्योंकि एक देश जब कोई युद्ध लड़ता है, जब कोई वर्ल्ड वॉर होता है, तब वर्ल्ड वॉर को कंट्रोल किया जाता है। नहीं तो ऐसा कोई नहीं है जो पीछे हट जाए, क्योंकि उससे नुकसान पड़ोसी देशों को भी होता है। क्योंकि वस्तुएं, क्योंकि अब जैसे यूक्रेन रूस का चल रहा था तो यूक्रेन यूक्रेन को जो सपोर्ट कर रहा था ना वो यूएस से कर रहा था हथियारों का। अभी आपने देखा होगा एक क्लिक आई है भी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी यूक्रेन वाले जो कौन है भी जेलेस्की है उनको बोला है भी आप बंद कर दो युद्ध। उनका रीजन था यूएसए सरकार अब थक गई है, उसको पता है भी रूस के पास पावर बहुत है और उनका जो किराया धराया था वो उनका ही खेल था भी, सारा सिस्टम उनका ही था भी। जो यूएस से, जैसे आपने कल बच्चे बात कर रहे थे भी मैडम, कल एक टॉपिक कल भी परसों सैटरडे को आया था भी, टेरिफ जो है वो बढ़ा दिया गया है चाइना पर है, टेरिफ बढ़ा दिया गया है। उसका इफेक्ट क्या भारत सरकार को भी झेलना पड़ेगा? क्या भारत को भी झेलना पड़ेगा? सही बात है, भारत को झेलना पड़ेगा। जो टेरिफ लगाता है ना, सुन लो बीच में अगर बात आएगी तो बता ही देते। टेरिफ, टेरिफ होता है भी, मान लो एक देश से दूसरे देश सामान जाता है, मैंने तुम्हें बताया है आयात निर्यात में बताया है, तो उसमें वो टेरिफ लगता है ना, तो वो क्या कर दिया, 34% बढ़ा दिया है चाइना के ऊपर है। किसने? यूएसए ने। अब चाइना का सामान यूएसए जाएगा ना तो वो 34 रुपए बढ़ के जाएगा, मान लो 34 रुपए बढ़ के जाएगा, तो भाई सामान कौन खरीदेगा? जिनकी आय फिक्स हो तो क्या वो 34 रुपए, मान लो एक पेन, पहले ये पेन 1 रुपए में मिलता था, अब 34 रुपए में मिलेगा, तो कोई खरीदेगा भाई? जिनकी लिमिट सैलरी हो नहीं खरीदेगा, तो नुकसान होगा भाई। यूएसए में निर्यात नहीं होंगे, चाइना के आयात, जो चाइना निर्यात कर रहा था यूएसए के आयात थे, तो यूएस चाइना के पास सामान बच गया, चाइना को तो नुकसान हुआ। चाइना क्या करेगा? चाइना सामान नहीं रखेगा, चाइना के पास माइंड बहुत है। चाइना क्या करेगा, क्योंकि हम पड़ोसी हैं, वो क्या करेगा, वो रेट जो यूएसए को दे रहा है, क्योंकि यूएसए एक पैसे वाली कंट्री है, तो पैसे वाली कंट्री है तो वो भी देखा जाता है ना भी, पैसे भी उनसे अच्छे खासे ले रहा था। तो चाइना क्या करेगा भी, सामान बर्बाद ना हो इससे अच्छा तू इसे कम कीमत पे दे दे। जो यूएसए को दे रहा था 1 रुपए में, तो वो भारत को क्या पता 80 पैसे में दे दे। भारत को क्या करेगा वो, 80 पैसे में दे दे। तो भारत के क्या करेंगे भी, ये पेन हमारे यहाँ बन रहा है 2 रुपए में,
हमें मिल रहा है 80 पैसे में, तो हम क्या करेंगे, हमारे व्यापारी क्या करेंगे, पेन खरीदेंगे वहां से। तो अब हमारे जो व्यापारी मैंने बोला है, जो प्रोडक्टर होता है ना, प्रोडक्ट बनाने वाला वो अलग होता है, व्यापारी अलग होता है, बीच में ध्यान रखना। फिर नुकसान किसको होगा हमारे देश में, प्रोडक्टर को, जो बना रहा था उसको नुकसान हो गया, व्यापारी को फायदा हो गया। यहां से 2 में खरीद के उसको 3 में सप्लाई करना पड़ता था आके सारा कुछ निकाल के। अब यहां से 80 में खरीद देगा, अब 2 में बेचेगा तो भी फायदा है। मान लो सारा 20 पैसे उनका खर्चा आ गया। ये समझा रही हूँ, 20 पैसे की बात नहीं है, 20 रुपए भी हो सकते हैं, 20,000 भी हो सकते हैं, तो ये समझाने की बात है। तो उनको फायदा हो गया, भी 2 में चलेगा। अब पेन पहले लोग 4 में खरीद रहे थे, अब 2 में खरीदेंगे, तो आप बताइए 4 वाला लेंगे या 2 वाला, 2 वाला लेंगे। तो हमारा क्या हो गया, हमारे उद्योग चौपट हो गए। चाइना का क्या हो गया, उनको तो भाई जो सामान जिस कीमत पे उन्होंने बनाया था वो उनकी पूर्ति हो गई, और यूएसए को उनको जवाब मिल गया। तो ये रणनीति होती है भाई अर्थव्यवस्था को क्या पीछे धकेलने की। बच्चों ने कहा मैडम यूएसए के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, इसमें कोई शंका नहीं, हमारे सबसे ज्यादा निर्यात होते हैं वो यूएसए को होते हैं। परंतु रणनीति देखो, चाइना पे दबाव डाला, इफेक्ट किस पे, भारत पे। तो हमारे उद्योग धंधे चौपट हो गए। और मैंने बताया भी G20 की हाल ही में बैठक चल रही थी, G20 की जो ब्राजील में, तो यहाँ बोला गया भी जो सबसे बड़ी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो 6.5% से क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। आज की अर्थव्यवस्था देखिए, आज के टाइम में तो विश्व में सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्था किसकी है, भारत की है। तो अब एजेंडा बन गया ना घूम फिर के भी किसको, भारत को पीछे धकेलना। अब भारत को पीछे दिखाने के लिए हमें बहुत सारी रणनीतियां बनानी पड़ेगी, क्योंकि रणनीतियां बनानी पड़ेगी। और मैंने बोला भी हम किनको मना नहीं कर सकते, व्यापार को हम चाइना से सामान के लिए मना नहीं कर सकते, क्योंकि उसको कंट्रोल कौन करता है, WTO करता है। अगर हम कंट्रोल कर देते हैं तो और भी कंट्रोल कर देंगे। वो हम में जागरूकता आनी चाहिए। हम सामान लेने के लिए मना कर सकते हैं, जैसे आप मार्केट में जाते हो, ये शराब बेचने वाला होता है, वो उसकी कोई गलती नहीं होती, उसका धंधा है, फैशन है, फैशन है। कोई भी काम मान लो, चाहे कितना नीच काम क्यों ना हो, वो उनका धंधा होता है। उसके पास जाएगा वो उसको सोचना चाहिए ना भी शराब नुकसानदायक होती है, पैसे लगते हैं भी, ये दिमाग को हैंग कर देती है। ये कहते हैं ना भी शराब पीने के बाद व्यक्ति क्या होता है, सच्चाई बोलता है, सच्चाई नहीं, उसका माइंड शून्य हो जाता है, हैंग हो जाता है, काम नहीं करता, उसका दिमाग है काम करना बंद कर देता है। तो ये ध्यान रखना मेरे बच्चों, नुकसान हमारा ही है। कैसे घूम फिर के अर्थव्यवस्था में आ जाए, ये नहीं भी यूएसए हाथ मिलाने से और चेयर खींच के पीछे करके प्रधानमंत्री को बैठाने से अर्थव्यवस्था ग्रो नहीं करती, उसके पीछे लॉजिक चाहिए। हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया ने इतनी चीजें वायरल कर होती है, तो हम सोचते हैं यूएसए हमारा कैसे नुकसान कर सकते। कहते हैं ना सुनार अपने बाप का ही नहीं होता तो कोई नहीं होता भाई, कोई नहीं है किसी का, अपना अपना होता है। हमें अपने माइंड से काम लेना होगा। अगर मैं आपको आज ये कह दूं ना भी हाँ ये चीज ऐसे करनी है, तो आपका भी दिमाग काम करता है, आप सोचे उस तरीके से। तभी मैं कहती हूँ कोई चीज को पढ़ने से पहले उसको समझो। पढ़ना तुम्हें ये चीजें मेरे से बेस्ट लिखी मिलेगी बुक में, जितना मैं बता रही हूँ, पर मेरा लॉजिक क्या रहता है भी समझाने का, बच्चा उस तरीके से समझे मैं कहना क्या चाहती। तो ये जो है वो टेरिफ वाला था, मैंने बताया भी टेरिफ का जो नुकसान हुआ है चाइना अकेला नहीं झेलेगा, उसके साथ साथ आस पड़ोस के भी बहुत झेलेंगे। पाकिस्तान में वैसे भूख मरी है, वहां कर देगा, उनको पैसे चाहिए, तो ये नुकसान सभी को झेलना पड़ता है। और उन यूएसए की चाल है भी कोई अर्थव्यवस्था ग्रो ना करे, सभी मेरे अंडर में ही रहे। और मेरे ये बात भी तुम्हें साथ साथ बताती हूँ, ये कमे बच्चों के आप पे भी होती है। कई बच्चे होते हैं जैसे मान लो अपना अपना ही पढ़ते हैं, बस अपना अपना, दूसरा कोई पूछ लेता है मेरे को नहीं पता, मेरे को तो आता ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं। मान लो ये कई बच्चों की आदत होती है। तो मेरे बच्चों ये बात गांठ मान के रखना, कभी भी तुम पीक लेवल पे पहुंच जाओगे मानती हूँ, पर पीक लेवल फिर डाउन आता है ना, वो स्पीडली डाउन आता है। कोई भी चीज हो, जितना हम बांटते हैं उतना ही बढ़ता है, ये प्रकृति का सिस्टम है। ये नहीं है भी प्रकृति टाइम बदलता नहीं है, कभी भी देख लेना, धनवान लोग हमेशा धनवान नहीं होते, गरीब लोग हमेशा गरीब नहीं रहते, परंतु थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, और वो भी कंटिन्यू। मान लो जैसे अगर कहें अब माननी है ना, उनके 7 परिवार 7 पीढ़ी खा सकती है, इतना उनके पास है, फिर भी वो क्यों जोड़ रहे हैं उसमें, क्योंकि उनको पता है भी जितने लेवल पे तुम पहुंचे हो ना तो उसमें टाइम नहीं लगता।
तो उनको दिन भर उनके जो बच्चे हैं वो भी सोच रहे हैं भी हम भी अलग पहचान बनाएं, हम भी कुछ करें। तो तुम भी कुछ क्या करो। ये नहीं है भी किसी कोई बच्चा है या कोई लड़की है भी मेरे घर वाले तो अच्छी शादी कर देंगे, अच्छे धन देंगे, आगे वाला अच्छा देखेंगे, तो कोई मैटर नहीं करता। तुम अपने आप पैरों पे कितने वो हो, वो मैटर करता है। और लड़कों में कह रही हूँ भी जमीन जायदाद पैसे, हाँ अच्छी बात है, आप भगवान का शुक्रगुजार करें भी आपको गॉड गिफ्टेड मिला है, भी जमीन मिली है, पैसे मिले हैं, परंतु वो नीचे आने में भी टाइम नहीं लगता अगर आपकी नीति सही नहीं है। चलो भी हम अपने टॉपिक में पहुंचते हैं। तो यहां तक समझ में आया भी मुद्रास्फीति के जो प्रकार है भी किस रेंगती हुई मुद्रास्फीति जो सबसे अच्छी मानी गई अर्थव्यवस्था के लिए, उसके बाद है चलती हुई मुद्रास्फीति, उसके बाद है दौड़ती हुई, उसके बाद है कूदती हुई मुद्रास्फीति, और उसके बाद है अति मुद्रास्फीति जो अति मान लो पहली बार देखी गई थी वो जर्मनी में देखी गई थी। और बहुत सारे देश इन चीजों से जूझते हैं। और ये जैसे मैंने आरबीआई तुम्हें करवा दिया, कोई बात नहीं मैं दोबारा करवा दूंगी, कई बच्चे चले गए थे उस दिन। इनको जो मुद्रास्फीति को कंट्रोल कौन करता है, तो आरबीआई करता है। ये भी लिख लो, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। आरबीआई मुद्रास्फीति जो मौद्रिक नीति से इसको कंट्रोल करता है, भी इन सबको मुद्रास्फीति को कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई करता है। क्योंकि आरबीआई हम पढ़ेंगे, जो आगे पढ़ेंगे, आज मैं इसका बीच में नहीं बताऊंगी। आरबीआई है जो बैंक रेट होती है ना उसको बढ़ा देता है ताकि लोगों के पास, और मुद्रास्फीति आती किस लिए, लोगों के पास पैसे ज्यादा आ जाए। मान लो आपके पास आपको आज 5,000 रुपए मिल रही है, 10 दिन के बाद आपको 50,000 मिलने लग जाए, तो क्या आप चीज की ज्यादा मांग नहीं करोगे। और मांग मान लो वस्तु कम है मार्केट में पहले, तो उनके प्राइस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे। बस वही मुद्रास्फीति। क्लियर है। मुद्रास्फीति के दो, देखो भाई मुद्रास्फीति किस किस साइड की होती है, एक मांग आधारित मुद्रास्फीति, मांग जनित मुद्रास्फीति, मांग जनित मुद्रास्फीति। वो तो किस किस टाइप की, मतलब कहने का मतलब था भी वो किस किस, ये मांग जनित और लागत जनित दो मुद्रास्फीति की साइड होती है। भी मांग जनित मुद्रास्फीति क्या होती है, जब कोई वस्तु की मांग बढ़ जाए और मार्केट में वस्तु की क्या हो, पूर्ति जो सप्लाई हो वो कम हो, तो वो कैसी होगी, मांग जनित मुद्रास्फीति होगी। लिखिए, जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाने और उन वस्तुओं और सेवाएं की आपूर्ति कम हो तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में जो वृद्धि होती है वह मांग जनित मुद्रास्फीति होती है। मांग जनित मुद्रास्फीति मान लो सीधा सिंपल है, किसी वस्तु की मांग बढ़ जाए और उस वस्तु की या चाहे सेवा हो उसकी आपूर्ति सप्लाई कम हो, तो वो क्या हो जाएगी, उन वस्तुओं में मान लो कोई वस्तु है, बिस्कुट का पैकेट है, मैंने जैसे 10 बिस्कुट के पैकेट है हमारे यहाँ आ जाए और उसकी कीमत पहले 5 रुपए थी, आपूर्ति सीमित है, भी आपको पता है 10 ही पैकेट है, ये मांग बढ़ गई भी सारे आप खरीदना चाहते हो, मांग बढ़ गई ना,
और मेरे को लगता है भी मेरे पास 10 ही पैकेट है, पहले 5 थी तो मैं क्या कर दूंगी, मैं कीमत बढ़ा दूंगी, 30 रुपए कर दूंगी, ताकि मान लो 30 रुपए वाले ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो अस्से का मान लो जिनकी आमदनी अच्छी हो, पैसे हो, तो वो 30 रुपए वाला तो खरीद लेगा, और बाकी क्या करेंगे, नहीं खरीद पाएंगे। तो ये जो कीमत मैंने कीमत बढ़ाई किसके रीजन के लिए, मांग बढ़ गई थी, मेरे पास वस्तु थी वो कम थी। क्लियर? इसे कहते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति। इसे कहते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति। किसी वस्तु की मांग बढ़ जाए, मांग बढ़ने के कारण उस वस्तु की अगर आपूर्ति पहले सप्लाई कम हो और तब उन वस्तुओं की कीमतों में उछाल आ जाए, उसे क्या कहेंगे, मांग जनित मुद्रास्फीति। क्लियर है? ये बात किसी बच्चे को समझ में आई या नहीं है? ये ध्यान रखना, एग्जाम में तुमसे घुमा सकता है भी, मांग जनित मुद्रास्फीति है उसमें वस्तु की जो आपूर्ति कम है, अधिक है या इक्वल है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये ध्यान रखना, मांग जनित मुद्रास्फीति में क्या है, वस्तु का जो प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई क्या है, कम है, क्या है, उसकी आपूर्ति कम है। क्लियर है? वस्तु कम है, लेने वाले ज्यादा हैं, तो उनकी क्या होगी, प्राइस में उछाल आएगा। प्राइस में उछाल आएगा उसको हम किस नाम से जानते हैं, मांग जनित। लोगों मांगने वाले ज्यादा है और वस्तु मार्केट में कम है, तो उसकी क्या होगी भी, कीमत तो बढ़ानी होगी, कीमत तो बढ़ानी होगी ना, तभी एडजस्ट कर पाएंगे ना भी। छोटे जो लेने वाले हैं, 5 में खरीदने वाले थे वो निकल जाएंगे, 10 वाले वो भी निकल जाएंगे, 20 वाले निकल जाएंगे, जो 30 वाले हैं वो चलेंगे भी। क्लियर है? आगे लिखो, लागत जनित मुद्रास्फीति। लागत है मुद्रास्फीति। लागत जनित पहले समझ लो, लागत जनित वो मुद्रास्फीति है जब वस्तुओं और सेवाओं की लागतें बढ़ जाए, जब वस्तुओं और सेवाओं की लागतें बढ़ जाए तो उसे क्या कहेंगे भी, लागत जनित मुद्रास्फीति कहेंगे। लिख लो, जब वस्तुओं सेवाओं की लागतों में वृद्धि होने से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों कीमतों में जो वृद्धि होती है उसे लागत जनित वृद्धि कहते हैं। कीमतों में जो वृद्धि होती है उसे लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। मान लो बिस्कुट पहले मेरे 3 रुपए में बन के आ रहे थे, एक पैकेट बिस्कुट, खर्चा 3 रुपए था, अब बिस्कुट का पैकेट का खर्चा हो गया 8 रुपए। उसकी प्रोडक्ट जो लागत थी भी बनने में जो प्रोसेस लग रहा था उसके 8 रुपए, बुला के लेके आओ दोनों। क्या कोई अलग ही डिस्कस हो रही थी, कोई मीटिंग हो रही थी? कौन सी मीटिंग, क्या आप भी बता दो, हम भी कर लेते हैं आपके साथ। पर्सनल थी? चलो, पढ़ाई से ही ज्यादा पर्सनल थी। सुन लो,
भी जब किसी वस्तु को बनाने में पहले की जो लागत थी, मान लो बिस्कुट का पैकेट बनाने में पहले 3 रुपए लग रहे थे, तो मैं 5 में सप्लाई कर रही थी, 5 में बेच रही थी। अब मेरी बिस्किट का जो पैकेट है बनाने में मेरा खर्चा 8 रुपए आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी भी, उसकी कीमत बढ़ा दूंगी, 10 रुपए कर दूंगी। तो वो कैसी होगी, मेरी लागत बढ़ गई, इसलिए वो कीमतों का प्राइस मेरे को बढ़ाना पड़ा है। तो वो कैसी होगी, लागत जनित मुद्रास्फीति। कैसी होगी, लागत जनित मुद्रास्फीति। यहाँ आपूर्ति से कोई वो नहीं है, यहाँ क्या है, लागत बढ़ जाने से है। तो मांग जनित मुद्रास्फीति और लागत जनित मुद्रास्फीति में आपको अंतर पता चला? ऐसा कोई बच्चा जिसको समझ में ना आया? आ गया, पीछे आ गया, या वैसे ही बोल रही हूँ आपको, पीछे वाले पीछे, हाँ आ गया समझ में? मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ भी, जब वस्तुओं की मांग बढ़ जाए और उसकी सप्लाई कम हो तो उसे कहते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति। जो कीमतों में परिवर्तन आता है उसे कहते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति। जब वस्तुओं की लागतें बढ़ जाए और कीमतों में परिवर्तन हो जाए उसे कहते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति। यही दो बातें लिखी है, समझ, अगर तुम समझ के पढ़ते हो तो कुछ भी नहीं है, और वैसे ये भी आपके लिए तो एक पेज है, पेज से पढ़ रहे हो ना भी, पेज, ये पेज मेरे को कंप्लीट करना है तो पेज ही है ये आपके लिए। अगर समझ रहे हो तो इसमें कोई बात नहीं है, नॉर्मल एग्जांपल आप समझ सकते हो। मैंने बिस्किट का पैकेट देके तुम्हें समझा दिया, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर अब समझ में नहीं आया तो 2-4 बार पढ़ने के बाद शायद आ जाए, परंतु ये समझना भी जरूरी है। क्लियर भी यहां तक? अब जो आएगी वहां से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। मुद्रास्फीति होता है, इसमें भी लाभ और हानि होती है। लाभ और हानि लिख लो। लाभ किन किन को होता है, मुद्रास्फीति हो तब लिख लेना है, मुद्रास्फीति हो ऊपर लिख लेना मुद्रास्फीति। लाभ किन किन को होता है और हानि किन किन को होती है। मुद्रास्फीति आ जाए, क्योंकि मुद्रास्फीति टॉपिक चल रहा है ना, मुद्रास्फीति मार्केट में हो तब किन को लाभ होगा और किन को हानि होगा। पहले लाभ वाले लिख लेते हैं। लाभ में आता है, जो मैं पहला ही जो शब्द लिखूंगी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ऋणी को लाभ होता है। ऋणी को लाभ होता है, क्यों होता है वो मैं बताऊंगी। किसान को लाभ होता है, उत्पादक को लाभ होता है, व्यापारी को लाभ होता है। हानि पे आ जाओ। ऋणी को लाभ है तो ऋणदाता को हानि है, लिख लो, ऋणदाता को हानि है। उपभोक्ता को हानि है। बचत जो करता है उसको हानि है, बचतकर्ता को हानि है। जिसकी आय आय सीमित है, आय निश्चित है, भी 5,000 रुपए मिलते हैं महीने के, उसको हानि है। आय निश्चित है उसको हानि है। अभी ये शब्द लिखिए, इनके एक एक मीनिंग समझ, सिंपल पूछा जाता है आपके एग्जाम में। मुद्रास्फीति में किन को लाभ होता है, ऋणी और ऋणदाता मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये चाहे कितने जीरो लगवा लो उतने परसेंट है। ये क्वेश्चन आता है भी मुद्रास्फीति में ऋणी को क्या लाभ होता है या हानि होती है, तो क्या होता है, लाभ होता है। ऋणी मतलब मान लो आज नॉर्मल स्थिति है, मैंने किसी से 1,000 रुपए उधार लिए, मैंने 1,000 रुपए उधार लिए, उससे मैं 10 पेन खरीद सकती हूँ, उससे आज खरीद सकती हूँ 10 पेन, 10 पेन खरीद सकती हूँ, तो 100 रुपए का पेन हो गया। सपोज करें ये 1 साल के बाद पेन की कीमत 300 रुपए होगी। पेन की कीमत क्या होगी, 300 रुपए होगी 1 साल के बाद। मैं 10 रुपए, वो 1,000 रुपए हैं, मान लो 2 रुपए क्या देते हैं उसको, ब्याज देते हैं, इंटरेस्ट रेट देते हैं 2%, तो कितने हो गए भी 1,000 के 1 साल के इंटरेस्ट रेट का क्वेश्चन है, निकालो भी जल्दी। 200 हो गए, अरे निकाल लो, 1,000 लिख लो, गुना में 2 लिख लो, गुना में 12 महीने हो गए, और 100 लिख लो, परसेंटाइल का 0 से 0 काट दो, 20 और 20 को 240 हो गए।
40 हो गए या नहीं हो गए? अरे क्या होता है, ऐसा सिंपल इंटरेस्ट रेट निकालते हैं तो क्या होता है, मूलधन गुणा में ब्याज और गुणा में समय, और बटे में क्या लिखते हैं भी, 100% का लगाते हैं क्या, समय 1 होगा। ठीक 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 ठीक, चलो सब ये मैंने यहाँ लिखा, यहाँ आएगा क्या आएगा भी, साल 1 होगा तो कितने रुपए हो गए भी, 20 रुपए हो गए। तो मेरे को देने हैं 1 साल के बाद कितने रुपए लौटाने हैं, 1020 रुपए देने हैं, जिससे मैंने 1000 रुपए लिए। अब तुम इस क्वेश्चन में मत उलझो, इसमें तो मैंने जो बातें कही उस पर ध्यान रखो। मैंने 1000 रुपए 1 साल पहले लिए, तब इस पेन की कीमत 100 रुपए थी, तब मैं 10 पेन खरीद सकती थी। अब मैंने 1 साल के बाद मैं पैसे लौटा रही हूँ, 1020 ही वापिस दे रही हूँ, उस टाइम उस पेन की कीमत कितनी होगी, 300 रुपए उसकी प्राइस बढ़ गई थी मुद्रास्फीति के कारण। मैं मुद्रास्फीति का लॉजिक ले रही हूँ, मुद्रास्फीति के कारण उसकी प्राइस क्या बढ़ गई, 300 पेन की कीमत होगी। तो 1000 में कितने पेन आएंगे भी, 3 ही पेन आएंगे, 3 ही पेन आए ना। तो मैं ऋणदाता को वो 1000 रुपए 1020 रुपए वापिस दिए, तब उनकी मार्केट कम हुई या नहीं हुई, क्या वो पेन खरीद पाएगा, जितना पैसे का पहले वो मैं सामान ले रही थी क्या वही ले पाएगा वो, तो उसको नुकसान हुआ या लाभ हुआ, नुकसान हुआ। किसको नुकसान हुआ, ऋणदाता को, और लाभ किसको हुआ, ऋणी को। मुझे तो इतने पैसे देने, बस ब्याज था वही देना। और आज कीमत जो क्या होगी अभी, मुद्रास्फीति क्या होगी, बहुत हाई लेवल की होगी। तो ध्यान रखना, जब भी मुद्रास्फीति आ जाए तो उसमें ऋणी को हमेशा क्या होता है, फायदा होता है, लाभ होता है, और ऋणदाता को क्या होती है, हानि होती है। ऋणदाता को क्या होती है, हानि होती है। बस ऋणी और ऋणदाता से क्वेश्चन आता है। अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं वो क्या है, ऋणी और ऋणदाता से पूछे गए हैं। मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है, ऋणदाता को, ऋणी को, इनमें से कोई नहीं या दोनों को। तो किसको लाभ होता है मुद्रास्फीति में, ऋणी को। किसको लाभ होता है, ऋणी को। क्लियर ना, कहने का मतलब है मुद्रास्फीति में प्राइस बढ़ जाती है। पहले जिसने पैसे लिए उस टाइम वो कितनी वस्तुएं खरीद रहा था, और जब वो वापस पैसे कर रहा है मुद्रास्फीति में तो कितनी वस्तुएं खरीद रहा है, तो नुकसान तो उन वस्तुओं का हुआ है ना। पैसे तो वो सेम है, हम क्या देखते हैं, पैसे देखते हैं, पैसे तो उतने दिए, उस पैसे की मार्केट क्या है। जो मुद्रास्फीति में है, अब समझ में आया भी मुद्रास्फीति में किसकी वैल्यू कम हो जाती है, बताएंगे। ये बात और नोट करो भी, देखो मुद्रास्फीति में, मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। मुद्रास्फीति में मुद्रा की क्या हो जाती है भी, वैल्यू कम हो जाती है। पहले 1000 में 10 पेन आ रहे थे, अब 1000 में 3 पेन आ रहे हैं, तो कीमत कमी होगी। घर वाले नहीं कह देते, पहले हम भी 10 रुपए में बहुत कुछ सामान लेके वापस भी ले आते थे, अब 10 रुपए में बिस्किट का पैकेट नहीं आता भी, अच्छा अगर कोई ले तो सही है ना। तो पैसे की क्या होगी, अब पैसे मार्केट में वैल्यू का भी देखो इफेक्ट क्या पड़ा। अब हमारे पास क्या है, 1 लाख रुपए, पहले अगर हम 1 लाख रुपए लेके आते थे ना, तो हमें पता नहीं भी अपने जमीन जायदाद गिरवी रख देते। अब क्या है, एक छोटा सा अगर सोने का लॉकेट है ना, वो भी दे आते हैं ना, तो भी लाख मिल जाते हैं, मिल जाते हैं या नहीं। पहले पूरे के पूरे गहने रख देती थी औरतें, फिर भी 1 लाख रुपए नहीं जुटा पाते थे। तो क्या था भाई, उस टाइम पैसे की क्या थी, वैल्यू थी। उस टाइम क्या थी, पैसे की वैल्यू थी। अब क्या है, कम है, उनका मूल्य कम है। अब मार्केट में क्या, पैसे बहुत ज्यादा है, परंतु क्या उसकी मूल्य कम है। सामान हम क्या कर सकते हैं, कम खरीद सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 1 लाख में हम कम खरीद सकते हैं। समझ में आया, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत में। ये आपको सिंपल ऋणी और ऋणदाता से क्वेश्चन आता ही आता भी,
जो आप PYQ लगाओगे वहां से क्वेश्चन दे आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो है अगर हम जो उत्पादक है, प्रोडक्टर है, उसकी बात करें तो उसको बेनिफिट होता है। उपभोक्ता को क्या होता है? अभी पहले तुम 50 रुपए में एक बर्गर आता था, बर्गर तो कम ही होगा, 10 का ही आता क्या, 10 का, 20 का आता, अच्छा 30 का आता, पहले तो 10 का ही आता होगा, अब हुआ होगा 30 का। हाँ सुनो, अरे अब पूरी दुकान लगा दी इन्होंने। अरे रुक जाओ, किसी को भूख लगी है तो उसके लिए नुकसानदायक हो सकती है बात। 10 रुपए का पहले एक बर्गर आता था, सुन लो, अरे पहले मेरा बच्चों समझो, पहले 10 रुपए का आता था, कीमत 10 रुपए की पॉकेट मनी मिलती थी, वो खरीद लेता था। अब वो तुरंत हो जाए 30 रुपए का, मान लो, और पॉकेट मनी 10 मिल रही हो तो क्या खा पाएगा तू? चूना बेशक लगा दियो किसी को, खा तो नहीं पाएगा तू। तो मेरा कहने का मतलब है भी हानि किसको होगी? उपभोक्ता को होगी, वो खा नहीं पाएगा। अरे ये पीछे बातें नहीं, इतनी भी छूट नहीं है, हाँ क्वेश्चन तक छूट है, कोई बात नहीं, तेरे से तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले सुनिए। मेरे कहने का मतलब है उपभोक्ता जो है उसको अगर मुद्रास्फीति आ जाए, जो वस्तुएं हैं खाने वाली, तुम्हें जो पॉकेट मनी मिलती है, तुम एक साइड का किराया नहीं देते, वो बचा के खाने में लगाते हो, तो वो मेरा कहने का मतलब है अगर वस्तु की कीमत बढ़ जाए खाने वाले की तो आपके लिए नुकसान है या नहीं है? या नहीं? तू बड़े घर का है, तेरे से तो मैं करूंगी बाद में। तो उपभोक्ता को क्या हुई? मुद्रास्फीति में हानि हुई, मुद्रास्फीति में हानि हुई। जो बचत कर रहा है, अभी बचत हम कर रहे हैं और मुद्रास्फीति आ जाए, वस्तुओं की प्राइस बढ़ जाए तो हमारी बचतें कम करनी पड़ेगी, होगी भी नहीं। आजकल पैसे बच नहीं पाते, 1 लाख मिलते हैं ना, उसकी भी नहीं बचती, क्योंकि क्या है, अब है मुद्रास्फीति। और पहले कहते हैं भी 10,000 में भी बचा लेते थे, अब 1 लाख में नहीं बचते। उसके बाद जो आय निश्चित है, अभी जिसके 5,000 सैलरी है, 10,000 सैलरी है, तो उसके लिए क्या है, भी हानि है मुद्रास्फीति में, अगर वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती। इस साइड लिखे भी इनके लिए लाभ है, क्योंकि व्यापारी ने सामान अगर इकट्ठा कर रखा है, प्रोड्यूसर ने बना रखा है, कीमतों में उछाल आ जाए तो उसके तो लाभ ही है। बनाई मैंने 1 रुपए में और 10 में मेरा पेन बिक जाए तो फायदा ही हुआ मेरा तो। और व्यापारी, जैसे मैंने चाइना वाला बताया, भी टैरिफ लगा रहा है यूएस से, चाइना फायदा उठा जाएगा, प्राइस कम करके हमारे मार्केट में बेच देगा, और हमें वो वस्तु हमारे यहाँ 2 रुपए में बन रही है और वो हमें 80 पैसे में मिल रही है, तो क्या हम खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो नुकसान किसको हो गया? हमें हो गया। तो यहां तक समझ में आया या नहीं आया? मुद्रास्फीति क्या है बता दो फिर। जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो जाए, लगातार वृद्धि होती रहे, जैसे मैंने तुम्हें बताया भी, जैसे आलू और प्याज की क्या करते हैं, भी प्राइस एकदम उछाल आ जाता है, ये तो कूदती हुई मुद्रास्फीति है। अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति अच्छी है, टाइम के अनुसार बदलना पड़ता है, टाइम के अनुसार बदलना पड़ता है, तो रेंगती हुई मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए क्या है? अच्छी है। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछ सकता है भी कौन सी मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है? रेंगती हुई, धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है। क्लियर है? उसके बाद अति मुद्रास्फीति हमने पहली बार किस देश में देखने को मिली थी? कब मिली थी? 1923 में। यहां तक कोई भी दिक्कत? मुद्रास्फीति में पैसे का मूल्य क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। मुद्रास्फीति में क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। अब लिखो भी, अपस्फीति, अपस्फीति, डिफ्लेक्शन लिखो भी, इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख लो, डिफ्लेक्शन। ये मुद्रास्फीति का उल्टा है भी, ये क्या है? मुद्रास्फीति का उल्टा है, विलोम है, विपरीत है, कैसे भी बोल लो इसको। मुद्रास्फीति का क्या है? ये विपरीत है भी। मुद्रास्फीति का विपरीत है, ये उल्टा है। वहां वस्तुओं की क्या होती है? कीमतें बढ़ती है, यहाँ क्या होती है? कम होती है। वहां जो मुद्रा का मूल्य क्या होता है? कम होता है, यहाँ क्या होता है?
ज्यादा होता है। समझ में आया? ये क्या है? अपस्फीति क्या है भी? मुद्रास्फीति का विपरीत है भी। यहाँ क्या हो जाता है? वस्तुएं और सेवाओं की कीमतें कम हो जाते हैं, वस्तुएं और सेवाओं की कीमतें कम हो जाती हैं, और जो पैसा है, हमारा रुपया है, उसका क्या हो जाता है? मूल्य बढ़ जाता है। कम होगी तो हमें थोड़े पैसे में बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। तो आपको बस यही, इससे ही ध्यान रखना, इसकी परिभाषा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अपस्फीति आ जाए, लिखने को लिख लो तुम। इसमें क्या हो जाता है? वस्तुओं और सेवाओं की कीमत कम हो जाती है, हो जाती है, और मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। अब एक चीज आप अच्छे तरीके से, आपको एक चीज आ गई, मुद्रास्फीति आपके समझ में आ गई, अपस्फीति कुछ भी नहीं है। मुद्रास्फीति आपको अच्छी तरीके से आती है तो अपस्फीति आप बता दोगे, मैंने सीधा ही कह दिया भी ये विपरीत है। जैसे दिन का पता तो रात अपने आप आ जाएगी, यही बात है। तो ये ध्यान रखना, ये क्या है? इसमें क्या हो जाता है? वस्तुओं और जो सेवाओं की क्या हो जाती है? कीमतें कम हो जाती है और मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है भी। 1 रुपए से हम बहुत सारा सामान खरीद पाएंगे। पहले जो मुद्रास्फीति में क्या था? 1 रुपए से हम कुछ भी नहीं खरीद पा रहे थे। मुद्रास्फीति आ जाए, मुद्रास्फीति क्या बढ़ाती है? वस्तुओं की कीमतें बढ़ाती है, और अपस्फीति क्या करती है? वस्तुओं की कीमतें कम करती है। क्लियर है? अर्थव्यवस्था के लिए कौन सी मुद्रास्फीति अच्छी है? रेंगती हुई मुद्रास्फीति। एक और लिख लो छोटा सा इसमें, संस्फीति। एक अपस्फीति लिखो, पहले अपस्फीति लिखो, अपस्फीति, रिफ्लेक्शन। बस पूछनी है तुम्हें, अब तो बिल्कुल इजी हो गया। मुद्रास्फीति है वो अपने आप आती है, मुद्रास्फीति क्या आती है? अपने आप आती है। और अपस्फीति है ना, ये लाई जाती है, मान लो लाई जाती है। क्या होता है? जो अपस्फीति है इसको लाया जाता है। मान लो कोई, जैसे मान लो व्यापार बढ़ाने के लिए या किसी को कंट्रोल करने के लिए, किसी चीज को हमें कंट्रोल करना हो, मान लो, क्योंकि सरकार सारा डाटा जुटाती है तो सरकार को पता होता है ना भी किस फील्ड में कितना है, हमारे पास गेहूं है या नहीं, भी लोग बर्बाद कर रहे हैं। जैसे पानी की बात आ गई तो पानी को कंट्रोल कर रहे हैं ना, आपसे चार्जिंग लेंगे तो उसको जानबूझकर लाया जाता है भी, ताकि लोग ऐसे तो मानेंगे नहीं भी, उनसे पैसे लेंगे ना पानी खर्च करने का, तो वो क्या करेंगे? उसको कंट्रोल करेंगे। तो ये क्या है? अपस्फीति जानबूझकर जो लाई जाती है, जानबूझकर वस्तुओं की कीमत है बढ़ाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? अपस्फीति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपस्फीति कहते हैं। लिख लो। जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को जानबूझकर बढ़ाई जाती हो तो उसे अपस्फीति कहते हैं। जानबूझकर जाती हो तो उसे अपस्फीति कहते हैं। अपने आप आ जाए उसे, कीमतों में अपने आप उछाल आ जाए, कीमतें बढ़ जाए, उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। जब कीमतें कम होने लग जाए वस्तुओं की, उसे अपस्फीति कहते हैं। जब वस्तुओं की कीमतें जानबूझकर बढ़ाई जाए उसे अपस्फीति कहते हैं। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट भी? आपको इतना ही ध्यान रखना, और अपने ध्यान रख लेना, वहां डिफ्लेक्शन था, यहां रिफ्लेक्शन है। ठीक है? और अब में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है ना, वो हमें भुला देता है भी अब था या
अव था। तो अव में जो वस्तुओं की कीमतें क्या हो जाती है, कम हो जाती है और अपने जानबूझकर बढ़ाई जाती है। मुद्रास्फीति में तो बढ़ी जाती है कीमतें। क्लियर भी, क्लियर है, थैंक यू।